वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वीनियंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने सूट फॉर रिकवरी टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन टॉपिक को पढ़ेंगे। सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन के सूट में किसी पार्टी को ऐसा एक्ट करने से रोकने के लिए फाइल किया जाता है जो दूसरे पार्टी के लीगल राइट्स का वायलेशन करता है, जिससे इररेपरेबल डैमेज होती है। इंजंक्शन एक जुडिशियल रेमेडी है जहां कोर्ट किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक एक्ट करने या न करने का डायरेक्शन देता है। परमानेंट इंजंक्शन के लिए सूट में प्लेंटिफ कोर्ट से फाइनल या परपेचुअल ऑर्डर की मांग करता है ताकि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के राइट्स के लिए कंटिन्यूइंग एक्शन, मतलब हानिकारक कोई भी एक्शन है उसको जारी रखने से रोका जा सके। और इसमें एक बार ग्रांट होने के बाद इंजंक्शन डिफेंडेंट को परमानेंटली रिस्ट्रेन, मतलब परमानेंटली रूप से रोक देती है जब तक कि कोर्ट द्वारा इसे ऑल्टर या वैकेट, मतलब कि बदला या रद्द न किया जाए। देन नेक्स्ट इसमें आता है लीगल बेसिस फॉर इंजंक्शन। इसमें इंजंक्शन को गवर्न करने वाला लॉ स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर सेक्शन 38 से सेक्शन 42 तक का जो प्रोविज़न है वो इसमें प्रोवाइड किया गया है। कोर्ट द्वारा सेटिस्फाई होने के बाद, मतलब जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के सेटिस्फाई होने के बाद सूट के फाइनल स्टेज में परमानेंट इंजंक्शन दी जाती है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं जिसमें कोर्ट सेटिस्फाई होती है परमानेंट इंजंक्शन को देने के लिए। तो फर्स्ट इसमें आता है जैसे प्लेंटिफ के पास लीगल राइट है, मतलब इसके अंदर प्लेंटिफ के पास जो है वो लीगल राइट है। देन उसके बाद डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ के राइट्स को इन्फ्रिंज, मतलब वायलेट कर रहा है या इन्फ्रिंज करने की थ्रेटनिंग दे रहा है। तो उस कंडीशन में पहले जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई होगी, उसके बाद ही परमानेंट इंजंक्शन किया जाएगा। और इसमें एक और कंडीशन आती है, यदि इंजंक्शन नहीं दी जाती है तो प्लेंटिफ को इररेपरेबल इंजरी हो सकती है या अगर डैमेज या अदर रेमेडीज का इनएडुकेट रिलीफ होता है या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्लेंटिफ के फेवर में हो। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, कोर्ट पहले सेटिस्फाई होता है इन पॉइंट्स से रिलेटेड, उसके बाद फाइनल स्टेज में परमानेंट इंजंक्शन देता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट इंजंक्शन। तो इससे पहले हम इंजंक्शन की बात करते हैं। तो इंजंक्शन क्या है, ये एक जुडिशियल रेमेडी है जहां कोर्ट किसी पर्सन का स्पेसिफिक एक्ट करने या न करने का डायरेक्शन देता है। इसमें मेनली 2 टाइप्स बता रखे हैं, पहला है टेम्परेरी एंड दूसरा है इसमें परमानेंट। फिर फर्स्ट आता है टेम्परेरी इंजंक्शन, और यह एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए या केस की फाइनल हियरिंग तक दी जाती है। इसे कोर्ट में CPC, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंडर मांगा जाता है। देन नेक्स्ट आता है परमानेंट इंजंक्शन। यह सूट के फाइनल डिसीजन पर दी जाती है और इसका एम डिफेंडेंट के परफॉर्मिंग एक्ट करने से परमानेंटली रूप से रिस्ट्रेन, मतलब रोका जाता है। मतलब अगर कोई ऐसा एक्ट करता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर, मतलब किसी की प्रॉपर्टी पे अगर कोई इल्लीगल तरीके से कोई एक्ट करता है या उसको ट्रेसपास करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कोर्ट है उस ट्रेसपासर को रोकने के लिए क्या करेगा, परमानेंट इंजंक्शन, मतलब कि परमानेंटली रूप से उसे रिस्ट्रेन कर देगा। देन नेक्स्ट आता है की एलिमेंट इन सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। इसमें फर्स्ट आता है प्लेंटिफ्स लीगल राइट। तो इसके अंदर प्लेंटिफ को यह एस्टैब्लिश करना होगा कि उनके पास एक क्लियर लीगल राइट है जिसको वायलेटेड किया जा रहा है या वायलेशन की थ्रेट दी जा रही है, मतलब उसको धमकी दी जा रही है। देन नेक्स्ट आता है इन्फ्रिंजमेंट और थ्रेट। इसमें प्लेंटिफ को यह डेमोस्ट्रेट, मतलब शो करना होगा कि प्लेंटिफ की डिफेंडेंट उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है या इस तरीके से इन्फ्रिंजमेंट का रियल थ्रेट है, मतलब थ्रेट मिल रहा है, उसको धमकी मिल रही है कि उसकी राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है इररेपरेबल हार्म। तो प्लेंटिफ को यह डेमोस्ट्रेट करना होगा कि डिफेंडेंट की एक्शन से हुई इंजरी इररेपरेबल है और डैमेज द्वारा एडुकेट रूप से कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस।
इसके अंदर कोर्ट इस बात पर विचार करता है कि डिफेंडेंट को होने वाली इनकन्वीनियंस की तुलना मतलब उसकी कंपेयर में इंजेक्शन देना प्लेंटिफ के लिए मोर कन्वीनियंट होगा या नहीं। देन नेक्स्ट आता है नो एडुकेट रेमेडी एट लॉ। तो कोर्ट को यह कन्विंस्ड होना चाहिए कि डैमेज और अदर रेमेडीज प्लेंटिफ को कंपनसेट के लिए इनएडुकेटली तरीके से होगा। देन नेक्स्ट आता है कॉमन सिनेरियो फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। फर्स्ट इसमें आता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है प्रॉपर्टी पे तो आप परमानेंट इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पर अगर कोई ट्रेसपास करता है या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको रोकने के लिए परमानेंट इंजंक्शन को फाइल किया जाता है। देन उसके बाद आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को वो ब्रीच करता है, वो तोड़ देता है और उस ब्रीच को रोकने के लिए परमानेंट इंजंक्शन जो है वो फाइल किया जाता है, और जैसे कि ट्रेड सीक्रेट है या फिर नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट है उस केस में। देन नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके अंदर डिफेंडेंट को ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के टाइप्स हैं, तो इस टाइप के जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज करने से रोकना है। नेक्स्ट आता है न्यूसेंस। इसमें किसी अगर नेबरर मतलब कि कोई पड़ोसी या फिर कोई भी अदर पार्टी है उसको न्यूसेंस करने से रोकना है, जैसे ब्लॉकिंग एक्सेस टू प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी है उस तक एक्सेस करने को रोकना, या फिर एक्सेसिव नॉइस इसके एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट आता है वायलेशन ऑफ ईजमेंट राइट। इसमें अगर किसी पार्टी को प्लेंटिफ के ईजमेंट राइट में ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालने से अगर रोकना है तो बाधा डालने से रोकना है, जैसे ब्लॉकिंग अ राइट ऑफ वे मतलब कि अगर किसी का राइट है, अगर वो कहीं जा रहा है रास्ते में और उसको ब्लॉक कर दिया, उसके रास्ते को ब्लॉक कर देना, तो इस तरीके से जो है वो ईजमेंट राइट का वॉयलेट होता है। देन ये जो पॉइंट्स हैं इसमें हमने ये पढ़ा है कि इन कंडीशंस में जो सूट होता है परमानेंट इंजेक्शन के लिए वो फाइल किया जाता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ परमानेंट। तो इसके अंदर जो सूट डाला जाता है परमानेंट वो सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग डाला जाता है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आता है, और साथ ही साथ सीपीसी में भी इसके बारे में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोर्ट है पहले आएगा इसमें नेम ऑफ कोर्ट, देन कोर्ट जुरिडिक्शन, देन सूट नंबर, देन प्लेंटिफ नेम, प्लेंटिफ एड्रेस वर्सेस डिफेंडेंट नेम एंड डिफेंडेंट एड्रेस। उसके बाद जो प्लेंट डाली जाती है वो अंडर सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग परमानेंट इंजेक्शन को ग्रांट कराने के लिए। और इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं मतलब कंटेंट आता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो भी प्लेंटिफ है वो एब्सोल्यूट ओनर है उस प्रॉपर्टी का, मतलब एक प्रॉपर्टी है और मतलब कोई प्रॉपर्टी है और उस पर उसका वो ओनर है, तो उसके बारे में लिखेगा कि उसका लीगल राइट है उस प्रॉपर्टी पे और उसका डिस्क्रिप्शन करेगा उस प्रॉपर्टी का, और जो पोजेशन उसने किया है जिस डेट से उस प्रॉपर्टी पे उसको डिफाइन करेगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें अगर डिफेंडेंट जो है वो विदाउट लीगल राइट और अथॉरिटी जो भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है या एक्ट करने की धमकी दे रहा है डिफेंडेंट द्वारा दी जा रही है, तो उसकी डेट और जो भी उसको हार्म हो रहा है जो प्लेंटिफ के लीगल राइट्स और इंटरेस्ट में, तो उसके बारे में उसको वो डिस्क्राइब किया जाएगा सेकंड पॉइंट में। देन नेक्स्ट इसमें आता है डिफेंडेंट जो है वो उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, तो उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्ट जो है उसको डिफाइन यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। और इसके जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटर द प्लेंटिफ्स प्रॉपर्टी, अगर डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में एंटर करता है या फिर कोई पर्टिकुलर मार्क उसमें रख दे प्रॉपर्टी पे कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी वो इन्फ्रिंज कोई भी एक्ट करता है तो उसके बारे में यहाँ पे जिस तरीके से उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। एंड जो प्लेंटिफ है वो फर्दर एक्शन के लिए वो कोर्ट से कहेगा कि कोर्ट जो है जिस वजह से जो कोर्ट है वो उसको रिस्ट्रेन कर दे, उसको रोक दे। देन फोर्थ पॉइंट में आया प्लेंटिफ जो है वो रिक्वेस्ट जो भी उसने रिक्वेस्ट की थी डिफेंडेंट से इलीगल एक्ट को रोकने के लिए, बट जो डिफेंडेंट है वो अपना जो भी इलीगल एक्ट है उसको बंद नहीं कर रहा था, तो इस तरीके से जो इलीगल एक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन इसमें आएगी। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट। इसके अंदर जो प्लेंटिफ सफ़र हो रहा है इररेपरेबल इंजरी जो उसे हुई है जो कि डिफेंडेंट ने अपना जो कंटिन्यूइंग एक्ट है उसको बंद नहीं किया है, तो
उस जो भी हार्म उसे हुआ है वो मॉनेटरी डैमेज में नहीं हो पाएगा कंपनसेट। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन 5th पॉइंट में आएगा। देन 6th में आया है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जो कि इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ होगा और प्लेंटिफ के जो भी लीगल राइट है जो भी वॉयलेट हो रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। देन 7th पॉइंट में कहा है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है और इसी वजह से वो ऑनरेबल कोर्ट के पास आया है रिलीफ फॉर परमानेंट इंजेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है कॉज ऑफ एक्शन। तो जो भी कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ है उसकी डेट, जो भी डिफेंडेंट है उसका एक्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन जो भी लिया गया है डिफेंडेंट के द्वारा, जो भी वो एक्ट कर रहा है और जो भी डिफेंडेंट है वो जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे कि प्लेंटिफ को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब करेगा। देन 9th पॉइंट में आता है इसमें कि जो ऑनरेबल कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन उसी एरिया में है जहाँ पे उस स्यूट को एंटरटेन किया गया है, उस जिस जुरिडिक्शन में वो स्यूट को ट्राई किया जाएगा, उसका ट्रायल चलेगा। देन जो कॉज ऑफ एक्शन है जहाँ अराइज हुई है वहीं पे जुरिडिक्शन उसका होगा और जो भी वैल्यू ऑफ स्यूट होगी उस वैल्यू को मेंशन किया जाएगा और जो कोर्ट फी है वो उसी के अकॉर्डिंग अफिक्स किया जाएगा। देन लास्ट में आता है प्रेयर। जो भी अबव फैक्ट्स हैं, मतलब जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो ऊपर हमने पॉइंट्स में डाले हैं, तो प्लेंटिफ जो है वो हम्बली प्रे करेगा ऑनरेबल कोर्ट से कि वो इस पे ध्यान दें। देन इसके बाद इसमें नीचे 3 पॉइंट्स हैं जिसमें फर्स्ट में परमानेंट इंजेक्शन रिस्ट्रेनिंग डिफेंडेंट के रिलेटेड होगा, मतलब कि जो परमानेंट इंजेक्शन है वो ग्रांट किया जाए, वो ऑनरेबल कोर्ट से प्रे करेगा परमानेंट इंजेक्शन के लिए, ग्रांट करने के लिए, जिससे कि वो रिस्ट्रेन कर सके डिफेंडेंट, एजेंट या सर्वेंट, मतलब कि जो भी उसे परेशान कर रहा है उस प्रॉपर्टी को लेकर, जो भी उसे प्रॉब्लम हो रही है उसको वो इसमें डिस्क्राइब करेगा उस एक्शन को और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए। देन बी पॉइंट इसमें आया अवॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ द स्यूट। जो भी कॉस्ट ऑफ स्यूट है प्लेंटिफ के लिए, प्लेंटिफ की, तो उसको वो मिले और उसके साथ साथ जो भी फर्दर रिलीफ है उसके जो भी ऑनरेबल कोर्ट उसके लिए ग्रांट कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो करें। उसके बाद प्लेस, सिटी आएगा, डेट मेंशन की जाएगी। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्लांट और प्लेंटिफ एडवोकेट, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ एडवोकेट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है परमानेंट इंजेक्शन का, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट टू एक्कम्पनी बाय प्लेंट। तो इसके अंदर आता है पहला टाइटल डीड। सो इसमें पहला आता है कि प्लेंटिफ के ओनरशिप और लीगल राइट को स्टैब्लिश करने वाले टाइटल डीड या अदर डॉक्यूमेंट इसमें प्लेंट के अंदर मेंशन किया जाएगा। देन उसके बाद प्लेंटिफ द्वारा उठाई गई जो भी प्रायर डिमांड है या ऑब्जेक्शन है उसको शो करने वाला डिफेंडेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसको मेंशन करना होगा। देन उसके बाद यदि एप्लीकेबल हो तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मैप और स्केच, वो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ लगेगा। उसके बाद आता है केस के फैक्ट को वेरीफाई करने वाला एफिडेविट और साथ ही साथ उसमें कोर्ट फी जो कि अंडर द लॉ होगी। तो इस तरीके से वो पॉइंट हैं जो कि प्लेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देन उसके बाद आता है इंटरिम रिलीफ, जिसे टेम्परेरी इंजेक्शन कहते हैं। तो कई केसेस में प्लेंटिफ परमानेंट इंजेक्शन के स्यूट के साथ साथ सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए भी एप्लीकेशन कर सकता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में। और यह स्यूट और टेम्परेरी इंजेक्शन जो है इसके अंदर स्यूट की पेंडेंसी रहने के दौरान डिफेंडेंट को इन्फ्रिंज एक्टिविटी जारी रखने से रोकने के लिए है और टेम्परेरी इंजेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए प्लेंटिफ्स को ये जो नीचे पॉइंट्स हैं ये शो करने होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि प्राइमा फेसी केस, मतलब प्लेंटिफ के फेवर में एक रीजनेबल केस होना ज़रूरी है, मतलब कि जो वो केस पेश कर रहा है कोर्ट में तो वो एक तरीके से रीजनेबल केस होना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है इर्रेपरेबल इंजरी। यदि इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है तो प्लेंटिफ को इर्रेपरेबल इंजरी होगी, तो इस तरीके से वो कोर्ट के सामने जो है वो ये शो करेगा।
देन उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। सो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्लेंटिफ के फेवर में है, तो ये भी उसे शो करना पड़ेगा। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें शो करने के बाद ही टेम्परेरी इंजेक्शन को ऑब्टेन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है की पॉइंट्स। परमानेंट इंजेक्शन सूट के फाइनल स्टेज में दी जाती है और तब तक लागू रहेगी, मतलब रिमेन फोर्स रहेगी जब तक कि कोर्ट इसे बाद में वैकेंट या मॉडिफाई, मतलब कि रद्द या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर देती है। देन उसके बाद जो प्लेंटिफ है उसको अपना लीगल राइट इस्टेब्लिश करना होगा और यह दिखाना होगा कि यदि इंजेक्शन नहीं दी जाती है तो इर्रेपरेबल हार्म होगा, और इसमें प्लेंटिफ को अपना लीगल राइट इस्टेब्लिश करना होगा और यह दिखाना होगा कि यदि इंजेक्शन नहीं दी जाती है तो इर्रेपरेबल हार्म उसे हो सकता है। सूट का डिसाइड होने तक आगे के नुकसान को रोकने के लिए एक परमानेंट इंजेक्शन मांगी जा सकती है। देन इसके बाद सूट को कोर्ट में समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और लीगल आर्ग्यूमेंट के साथ सपोर्ट होना चाहिए। मतलब कि जब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और लीगल आर्ग्यूमेंट है उसके साथ वो दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी परमानेंट इंजेक्शन है वो कोर्ट से मांगी जा सकती है। देन लास्ट आता है कंक्लूजन। परमानेंट इंजेक्शन के सूट किसी पर्सन के राइट को दूसरों के द्वारा इन्फ्रिंज किए जाने से बचाने के लिए एक इफेक्टिव लीगल रेमेडी है। यह डिफेंडेंट को उसके रॉन्गफुल एक्शन को जारी रखने से रोककर आगे के नुकसान या हानि, मतलब डैमेज या हार्म को रोकता है, और जब अदर रेमेडी जैसे कि कंपनसेशन इनएडुकेट होते हैं तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है जिसमें हमने एप्लीकेशन फॉर परमानेंट इंजेक्शन को कवर किया है, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ जिसमें हम टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजेक्शन अंडर ऑर्डर 39 ऑफ CPC। इस टॉपिक के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ watch, study, like and subscribe my channel.